कुछ टाइप्स पढ़ते हैं जीडीपी की। तो एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी भी है नेक्स्ट स्लाइड में। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में ये डिफरेंस होता है। जीडीपी का तो यही मतलब होता है कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की हमें टोटल मार्केट वैल्यू मिल रही है। तो फॉर्मूला तो दोनों का ही होता है कि प्राइस इनटू में क्वांटिटी। तो ये होएगा हमारे पास जीडीपी। लेकिन इनमें फर्क ये होता है कि जो नॉमिनल जीडीपी होता है ना, वो करंट प्राइस पे होता है। कि सपोज कि अभी 2021 का निकालना होगा नॉमिनल जीडीपी, तो 2021 के प्राइस पे रहेगा। लेकिन रियल जीडीपी में डिफरेंस ये होता है कि जो प्राइस होता है वो बेस ईयर का लिया जाता है। बेस ईयर मतलब कि वो साल जिसे हम कंपेयर कर सके। अभी फिलहाल हमारी इंडिया में 2011 से 12 बेस ईयर चल रहा है। और ये क्वेश्चन आया था एक बार नेट में कि कौन सा बेस ईयर अभी फिलहाल यूज हो रहा है नेशनल इनकम के लिए। तो उसका आंसर यही था कि 2011 टू 12। तो ये नया अभी बेस ईयर बना है, 2015 में आया है ये न्यू बेस ईयर। और इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस लेके आता है। मतलब यही लोग कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, यही वाला ऑफिस, यही वाली ऑर्गेनाइजेशन। तो सीएसओ ने 2015 में बेस ईयर को चेंज किया था और 2011 से 12 किया था। इससे पहले जो बेस ईयर था वो 2004 से 5 था। वैसे भी हर 5 साल में बेस ईयर हमारा लगभग चेंज हो जाता है। तो 2015 में जो बेस ईयर था वो ये वाला था। और बेस ईयर को चेंज करते रहना चाहिए क्योंकि चेंजेस भी आते हैं, तो ताकि इकोनॉमिक एफिशिएंसी और कंपैरिजन हम अच्छे से कर सके। तो इसलिए बेस ईयर का चेंज होना भी जरूरी है। तो रियल जीडीपी में जो प्राइस लेते हैं वो हम बेस ईयर का लेते हैं, और जो नॉमिनल जीडीपी में हम प्राइस लेते हैं वो हम करंट प्राइस लेते हैं, जो इसी साल प्राइस चल रहा है वो लेते हैं। तो इससे होगा क्या कि नॉमिनल जीडीपी का जो प्राइस है ना वो हर टाइम चेंज होता रहेगा। कि मैंने मान लो 2020 में किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस 100 था और क्वांटिटी थी 50, तो जीडीपी कितना आ गया 5000। 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 5000। और सपोज कि 2021 में दोबारा से मैंने नॉमिनल जीडीपी निकाला और इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइस है वो 120 रुपीज हो गया और क्वांटिटी अभी भी 50 है। तो जीडीपी कितना हो जाएगा 120 इंटू 50 इज इक्वल टू 6000। अब एक बात बताओ, हमें दिख रहा है कि जीडीपी इंक्रीज हुआ है 5000 से 6000 पे, लेकिन क्या कोई क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई? क्वांटिटी तो उतनी प्रोड्यूस हो रही है, पहले ही 50 हो रही थी, अभी 50 हो रही है। बल्कि हो क्या गया, नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया, इन्फ्लेशन हो रहा गया, महंगाई हो रहा गई कि प्राइस जो है वो 100 से 120 और हो गए और क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं रही। तो क्या ये एक अच्छा इंडिकेटर है? ऐसा होना चाहिए? नॉमिनल जीडीपी से हम पता कर सकते हैं? नहीं। नहीं पता कर सकते। क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में जो क्वांटिटी है वो उतनी ही रह जाएगी और प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी इंक्रीज होएगा। तो इसलिए नॉमिनल जीडीपी को इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर नहीं माना जाता। इसको रियल जीडीपी को माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर। कैसे? कि इसका फॉर्मूला ही वही प्राइस इनटू क्वांटिटी। कि 2021 में 2020 में प्राइस है 100 और क्वांटिटी है 50, तो जीडीपी हो गया 50 इंटू 100 5000। और 2021 में भी हम प्राइस क्या ले रहे हैं 100। क्यों? क्योंकि ये बेस ईयर प्राइस है, जो प्राइस हमारा 2011-12 में था उस कमोडिटी का, वो वाला प्राइस है, हमने चेंज नहीं किया। तो अगर हमें जीडीपी को 6000 कर रहे हैं, जीडीपी को बढ़ाना है, तो अब हम क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्वांटिटी की प्रोडक्शन को 50 से 60 पे लाना पड़ेगा, तभी हमारा जीडीपी इंक्रीज हो सकता है। तो अब हमें यहाँ पता चल रहा है कि अगर क्वांटिटी इंक्रीज हुई है और प्राइस उतना ही है, इसका मतलब कि सच में इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है। तो रियल जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। तो रियल जीडीपी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक इंडेक्स है इकोनॉमिक ग्रोथ का, और इससे हम कंपैरिजन भी देखो अच्छे से कर पा रहे हैं कि प्राइस कांस्टेंट है, तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं ना कि 2021 और 20 में 10 यूनिट्स का फर्क है, 10 क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गया। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन आता है नेट में कि कौन सा इंडिकेटर इकोनॉमिक ग्रोथ का अच्छा इंडिकेटर है। तो द आंसर इज रियल जीडीपी। ठीक है, क्लियर है नॉमिनल और रियल जीडीपी का कंसेप्ट? हाँ जी जी। हाँ जी जी। अब देखो हम नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी पे भी जा सकते हैं।
फॉर्मूला होता है इसका रियल जीडीपी का, ये नोट कर लेना। रियल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस, या फिर हम बोल सकते हैं इसको नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इन करंट ईयर इनटू प्राइस इन बेस ईयर। तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं रियल को नॉमिनल में या फिर नॉमिनल को रियल में, कि रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इन करंट ईयर इनटू में प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो ये आ जाएगा रियल जीडीपी का फॉर्मूला। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना कि कन्वर्ट हम कैसे करते हैं। कभी कभी नॉमिनल जीडीपी का क्वेश्चन बन सकता है ना, कि हमें नॉमिनल जीडीपी दे दिया और अगर बेस ईयर का कोई प्राइस नहीं गिवन ना, कि सपोज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि बेस ईयर का प्राइस कितना है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि बेस ईयर में जो प्राइस है वो 100 ही है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि अब बेस ईयर का तो प्राइस ही नहीं दिया हुआ तो वो 100 ले लेना, वो बाय अजम्पशन होता है कि 100 लेके हमने कंपेयर कर दिया। ठीक है, कन्वर्जन हो जाएगा। हाँ जी। उसके बाद कुछ ये टूल्स हैं मेजर करने के लिए, कि अगर हमें ये देखना हो कि कितना प्राइस चेंज हुआ है बेस ईयर में और करंट ईयर में, तो ये 3 मेथड्स हैं। जीडीपी डिफ्लेटर, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। जीडीपी डिफ्लेटर पे तो बहुत बार क्वेश्चन आया भी है और पहले, कि जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है या जीडीपी डिफ्लेटर निकालो। तो इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, तो अगर सपोज इसको सॉल्व करके हमारे पास 115 आ रहा है, ये नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100 करके, इसका मतलब कि बेस ईयर को हम 100 ही लेते हैं। इट मीन्स कि 15% प्राइस चेंज हो रहे हैं बेस ईयर में और करंट ईयर में। अगर जीडीपी डिफ्लेटर 115 आया है, सॉल्व करने के बाद नॉमिनल और रियल की वैल्यू डालने के बाद, और बेस ईयर को हमेशा हम 100 ही लेके चलते हैं कंपेयर करने के लिए, तो ऑन कंपैरिजन 115 है और ये 100 है, तो 115 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 15%, कि 15% प्राइस चेंज हो रहे हैं बेस ईयर में और करंट ईयर में। इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना, जीडीपी डिफ्लेटर वाले को। ठीक है, अब करते हैं सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई। सीपीआई में वो सारे आते हैं प्राइस और गुड्स एंड सर्विसेज, उनका आता है जो कंज्यूमर के लिए बने होते हैं स्पेसिफिकली। तो इसका फॉर्मूला होता है सीपीआई का कॉस्ट इन करंट ईयर अपॉन, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनको ऐसे ही ध्यान रख लो कि ठीक है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई भी टूल्स है। पर मैंने जितने प्रीवियस ईयर करे हैं ना, मैंने कभी देखा नहीं कि इस पे क्वेश्चन आया हो कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का फॉर्मूला बताओ। जीडीपी डिफ्लेटर पे आते हैं। हाँ, तो ये सीपीआई का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट इन करंट ईयर अपॉन कॉस्ट इन बेस ईयर इनटू में 100। तो अगर इसमें देखो कॉस्ट दिख रही है हमें करंट में और बेस में, सपोज कि अभी 2022 में कॉस्ट चल रही है 200 और बेस ईयर 2011 से 12 में हम 100 ले लेते हैं इनटू में 100, तो इसका मतलब कि 200% जो है वो इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी में। तो अगर इन ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा टूल मेजर होता है इन्फ्लेशन को देखने के लिए, कौन सा टूल यूज होता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, किस टूल से पता चलेगा, तो वो सीपीआई है। ये हर कंट्री में अलग अलग होता है। हमारे इंडिया वाले ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मान के चलते हैं कि इन्फ्लेशन कितना आ रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि विच टूल इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, द टूल इज सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस पे होता है, इसका इतना कोई रोल नहीं है। मेन हम सीपीआई को यूज करते हैं इंडिया वाले इन्फ्लेशन वगैरह को यूज करने के लिए। ये सिर्फ होलसेल में होता है कि जो बड़े बड़े होलसेल मार्केट में जाते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज, उनके प्राइस के लिए।
सीपीआई का बस ये याद रखना कि इन्फ्लेशन के लिए ना सीपीआई यूज होता है, सिर्फ इतनी चीज हमें याद रखनी है इसमें। अब है कि लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज ए वेलफेयर इंडेक्स। देखो यहाँ से ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि ये ना सब्जेक्टिव सा हो जाता है, लेकिन ये नेशनल इनकम के अंदर है, तो इसलिए मैं इसका करा दूंगी ये भी कि जीडीपी वेलफेयर इंडेक्स का अच्छा एक मेजर क्यों नहीं है। ऐसी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हम मानते हैं ऐसा कि अगर हमारा जीडीपी इंक्रीज होएगा ना, तो इसका मतलब कि हमारी वेलफेयर भी इंक्रीज हो रही है, कि हमारे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह बढ़ रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। सबसे पहली बात तो इनकम पैटर्न का ये मतलब है कि कुछ लोग तो हमारे कंट्री में बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं। तो अगर उन अमीरों की ही इनकम बढ़ती चली जाएगी तो भी जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन इससे इनइक्वालिटी भी तो बढ़ी ना, कि अमीर तो और अमीर होता जाए और गरीब होता जाए, तो इससे क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। और इसी वजह से जीडीपी को एक अच्छा मेजर नहीं माना जाता। ये इसकी लिमिटेशन है कि जीडीपी सिर्फ ये देखता है कि टोटल एग्रीगेट में कितनी इनकम इंक्रीज हो रही है, वो ये नहीं देखता कि पर कैपिटा इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, वो ओवरऑल को देखता है। तो हमें ओवरऑल को देखना चाहिए, तो इससे इनइक्वालिटी भी इंक्रीज होती है कि जीडीपी तो अमीरों से भी बढ़ सकता है। सेकेंड पॉइंट है कॉम्पोजिशन ऑफ आउटपुट। कॉम्पोजिशन ऑफ आउटपुट का ये मतलब होता है कि हर एक चीज से बढ़ जाता है जीडीपी, जैसे कि लिकर है, सिगरेट है, गन है, इन चीजों से भी अगर इनकी भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो ये भी तो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होती है ना। लेकिन इससे वेलफेयर थोड़ी बढ़ रहा है। अगर लिकर की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, इसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी ड्रग एडिक्टेड होती जा रही है, उससे क्राइम केसेस बढ़ सकते हैं। तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीडीपी हर किसी के आउटपुट को ही अपना इंक्लूड कर देता है वेलफेयर के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, कि जिस लेन देन में पैसे का इंक्लूड नहीं होता, पैसे का इंक्लूजन नहीं होता, वो वेलफेयर ही नहीं होती। ये भी गलत है। अगर मान लो कि हम अपने घर में किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उससे वेलफेयर तो इंक्रीज हो रही है ना, हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं, इन्वायरमेंट में तो अच्छा हो रहा है सब कुछ, लेकिन वो उसको इंक्लूड नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि इससे वेलफेयर नहीं बढ़ रही क्योंकि इसमें पैसे नहीं इंक्लूड हो रहे। फिर इसमें एक्सटर्नैलिटीज इंक्लूड नहीं होती, जो नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती है, कि अगर सपोज कि कोई बंदा पब्लिक प्लेस में सिगरेट स्मोक कर रहा है, तो उसका सिगरेट का धुआं तो दूसरे बंदों को भी जा रहा है ना, तो ये वाली एक्सटर्नैलिटी को वो इंक्लूड ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसमें भी पैसे नहीं लग रहे, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। लेवल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जितनी मर्जी बढ़ती चली जाए, वो सिर्फ ये देखेगा कि इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट नहीं है। ऐसे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू जीडीपी में आ गया कि जीडीपी में कौन से लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसमें तो इलीगल एक्टिविटीज से भी हो सकता है ना, जैसे ब्लैक मनी से भी और से भी। तो कंट्रीब्यूटर और जीडीपी में भी ये सब कुछ जो है वेलफेयर के उससे नहीं देखता है, ये सिर्फ ये देखता है कि पैसा कितना बढ़ रहा है। जीडीपी ग्रोथ का मेजर है, डेवलपमेंट का नहीं है, जबकि डेवलपमेंट एक अच्छा मेजर होता है किसी की भी वेलफेयर देखने के लिए। और जीडीपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ देखता है, पैसे की तरफ देखता है कि कितना इकोनॉमी में पैसा इंक्रीज हो रहा है। तो ये जीडीपी की लिमिटेशंस है। ठीक है, आगे नहीं समझ? हाँ जी जी। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि बेस ईयर अपडेट हुआ है 2004 से 11 पे आ गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने किया है, जनवरी 2015 में किया था। और इसका पर्पस था कि इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली कैप्चर करना, और इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कैलकुलेट करता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। ठीक है, खत्म नेशनल इनकम का टॉपिक। अब देखो ये ना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एक बार मैं वो भी बता देती हूँ, 2 मिनट और लगेंगे बस, कि पिछले साल के ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें से, नेशनल इनकम में से मैंने कुछ देखे थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, नॉमिनल जीडीपी हमें गिवन है 11,000 और रियल जीडीपी गिवन है 10,000, और सीधा इतना आसान क्वेश्चन पूछ रखा है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। एक बार कैलकुलेट करके देखना कितना आएगा। 110। हाँ, 110, 11,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, तो ये 110 आ जाएगा।
और एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि अभी अभी इंडिया ने बेस ईयर चेंज किया है, तो वो 2011 से 12 हुआ है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। और एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड होती है क्या नेशनल इनकम में? ट्रांसफर पेमेंट्स यस, जब वो इंडियन के थ्रू हो तो। हाँ, नहीं होती। ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होती। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब होता है कि वो वाली पेमेंट जिनके बदले में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रही। जैसे कि हम अपने फ्रेंड को गिफ्ट दे रहे हैं, अब गिफ्ट दिया ना तो वो पैसों का ही लगा, लेकिन उसके बदले में कोई प्रोडक्शन तो नहीं हुई। या फिर इसको भी छोड़ो, पेंशन ले लो, गवर्नमेंट ना पेंशन देती है लोगों को, बुजुर्ग लोगों को पेंशन देती है ना, तो गवर्नमेंट खाली उनको पैसे दे रही है, बुजुर्ग लोग थोड़ी ना उनके बदले में कुछ कर रहे हैं। तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि उसके बदले में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन नहीं हो रही। ना पेंशन इंक्लूड होती, ना सब्सिडीज वगैरह इंक्लूड होती, कुछ इंक्लूड नहीं होता। ये जो एक साइडेड हो ना, वन साइडेड ट्रांसफर पेमेंट्स, वो कभी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके बदले में कोई भी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। प्रोडक्शन होएगी तो इंक्लूड होएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि ट्रांसफर पेमेंट्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। हो गया नेशनल इनकम, ये टॉपिक कंप्लीट, इतना ही था इसमें बस। इसमें से ना, एक दो क्वेश्चन करके देख लेंगे। क्या कह रहे हो? इसकी एक दो क्वेश्चन वैसे करके देख लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह याद हाँ, रहेंगे अच्छे से। वैसे करके देख लेना। वैसे सच बताऊं, इस वाले टॉपिक से ना एक या दो ही क्वेश्चन आता है बस। इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते नेशनल इनकम से, और वो भी रियल 11th की बुक में है ये टॉपिक। हाँ है, संदीप गर्ग से पढ़ लेना या तो, वरना इस पे मेहनत मत करना, ये इतना है ना, इतना ही बहुत है। अभी हम ना मैक्रो कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जितने भी अब तक आए हैं प्रीवियस ईयर में, उसमें भी तुम देखोगे ना 1-2% क्वेश्चन है सिर्फ नेशनल इनकम के। तो इस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इससे बेटर कि तुम बल्कि वो पढ़ना, क्लासिकल इकोनॉमिक्स और केन्स इकोनॉमिक्स को, और वो तुम उससे पढ़ लेना, केन्स इकोनॉमिक्स तो शपीरो से पढ़ लेना, और क्लासिकल भी या तो आहूजा से पढ़ लेना या फिर शपीरो से ही पढ़ लेना। ये दोनों बुक बहुत अच्छी हैं। शपीरो वाली बुक अगर तुमने ले रखी होगी तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि उसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं जो काफी अच्छे से दे रखे हैं। अगर तुम्हें नहीं खरीदनी तो मैंने वो पूरी उसके नोट्स के फॉर्म में लिख रखा है, यू, वहां से देख लेना अगर बुक नहीं है तो। लेकिन अगर मेहनत करनी है तो इन चीजों पे करना, क्लासिकल इकोनॉमिक्स पे, कीन्स इकोनॉमिक्स पे। अभी हम आगे ISLM मॉडल पढ़ेंगे, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी, इन चीजों पे ज्यादा मेहनत करना। नेशनल मेहनत मत करना, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक दो ही क्वेश्चन आएगा और वो इन स्लाइड से हो भी जाएगा, इससे ज्यादा